Combiz। दोस्तों, आजकल आप क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन के बारे में बहुत सुन रहे होंगे। आपके मन में एक सवाल आता होगा कि आखिर ये बिटकॉइन है क्या, जिसमें आपके किसी दोस्त ने कुछ दिन पहले कुछ पैसे डाले और आज वो 100 गुना ज़्यादा बढ़ गया। तो आज दोस्तों इसी के बारे में जानते हैं। मैं मनीष मिश्रा, पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट। आज पूरा इसको समझते हैं कि एक्चुअल में ये क्रिप्टो करेंसी क्या होती है या ये बिटकॉइन क्या भला है। तो दोस्तों, सबसे पहले क्रिप्टो करेंसी को समझने के लिए पहले हमें करेंसी को समझना पड़ेगा कि ये करेंसी आखिर क्या होती है। मतलब कि हमारे सिविलाइजेशन में ये पैसे का या रुपए का जन्म कहाँ से हुआ। तो दोस्तों, जैसे कि आपने पहले किताबों में या आपने पहले पढ़ा होगा कि पहले के ज़माने में जब मॉडर्न करेंसी नहीं होती थी तो बार्टर सिस्टम चलता था। बार्टर सिस्टम मतलब कि किसी के पास गेहूं या चावल होता था तो किसी के पास दूध या दही होती थी। तो वो एक आपस में एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से डिस्कस करते थे कि भाई इतने किलो इतने किलो गेहूं से आप इतने किलो दही या इतने किलो दूध एक्सचेंज करते थे आपस में। या कभी कभी किसी जानवर से, भैंस या गाय से किसी दूसरी चीज़ का एक्सचेंज हो जाता था। तो पहले बार्टर सिस्टम के थ्रू जो हमारा मानव समाज में एक लेन देन होता था वो बार्टर सिस्टम के थ्रू होता था। तो जैसे जैसे सिविलाइजेशन आगे बढ़ी, जैसे जैसे लोग समझदार हुए, तो उन्हें महसूस हुआ कि ये इतनी बड़ी चीज़, इतनी बल्कि चीज़ को एक्सचेंज करना तो मुश्किल होगा। तो हर कबीले में या हर जो एक समझिए एक जो सिविलाइजेशन होती है, हर एक क्षेत्र में सब लोगों ने अपनी अपनी करेंसियाँ बनाई। जैसे हर राजा की अपनी करेंसी होती थी। हर राजा ने अपना एक पैरामीटर बना दिया कि भाई एक सिंबॉलिक बना दिया कि ये एक चीज़ होगी जिसको करेंसी मान लिया गया, और उससे एक स्टैंडर्ड लोगों का लेन देन होने लगा कि भाई आप ये पाँच करेंसी ये देंगे, आपको ये एक्सचेंज हो जाएगा। तो ऐसे धीरे धीरे करते करते एक जब हम सिविलाइज समाज में हम एक मॉडर्न एरा में जब पहुँचे, तब हमारे यहाँ पे बैंकिंग सिस्टम का निर्माण हुआ, जिसमें जैसे कि आप कह सकते हो कि हमारे यहाँ पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बनाया गया, अंग्रेजों ने बना दिया था। तो दोस्तों, ऐसे चलते चलते तो एक समय ऐसा आया जब कि आपने देखा होगा कि गोल्ड को कुछ राजाओं ने सोने के सिक्के चलाए और सोने को एक स्टैंडर्ड करेंसी मान लिया गया। उसके बाद सिल्वर को करेंसी माना गया। फिर उसके बाद जब अंग्रेज़ों के ज़माने में तांबे की करेंसी बनने लगी। तो ऐसे धीरे धीरे करते करते करेंसी का इवॉल्व होता चला गया। तो उसके बाद बैंकिंग सिस्टम में एक बैंकिंग रेगुलेटर कह सकते हो, या जो करेंसी को मॉनिटर करने के लिए एक एजेंसी बनाई गई हर देश में, जिसको सेंट्रल बैंक का नाम दिया गया। जैसे हमारे देश में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, जो कि पहले जो आपके पास जब नोट होता होगा, आप नोट में देखते होंगे कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उसका गवर्नर जो होता है वो आपको लिख के देता है कि मैं धारक को इतने रुपए देने के लिए बाध्य हूँ। या उसमें आप नोट में पढ़ेंगे तो आपने उसमें लिखा होता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो गवर्नर होते हैं वो गारंटी देते हैं कि मैं धारक को इतने इस करेंसी के वैल्यू का जो वैल्यू है वो देने के लिए बाध्य हूँ। सेंट्रल बैंक जो भी करेंसी छापती थी तो वो पहले वो सोने से बैक्ड होता था। यानी कि पहले जो सेंट्रल जो बैंक होता था वो जितनी करेंसी छपती थी उसके बदले में वो अपने पीछे उसका उतना सोने का स्टॉक या उतना सोना उसको रखना होता था। लेकिन समय के चलते चलते आज ये स्थिति नहीं है। आज तो आप ये नहीं कह सकते हो कि जितनी करेंसी हमारे मार्केट में है उतने का सोना रखा हुआ है, परंतु पहले ऐसा होता था। आज उस जो करेंसी की जिम्मेदारी आप भारत सरकार लेती है और हर देश की सरकारें लेती हैं। जैसे अमेरिका में अगर डॉलर चलता है तो वहाँ का जो सेंट्रल बैंक है वो गारंटी लेता है आपको, जो वो रुपया देता है। यानी कि जब ये पूरे सिविलाइजेशन को चलाने के लिए हमें किसी न किसी करेंसी की ज़रूरत पड़ती है, जिसकी जो डेमोक्रेटिक कंट्री हो या ऑटोक्रेटिक कंट्री हो, जहाँ पे भी हमें वो जो डेमोक्रेटिक कंट्री में जो सरकार होती है उस पैसे की गारंटी लेती है कि उतने वैल्यू का आप कहीं भी सामान खरीद सकते हो या कुछ भी कर सकते हो, जिसको आप आज की डेट में लीगल लैंग्वेज में लीगल टेंडर बोलते हैं। लीगल टेंडर का मतलब कि आप उस करेंसी से
कहीं पे भी कुछ भी खरीद सकते हैं। तो दोस्तों अब मतलब आप समझ गए होंगे कि ये बेसिकली ये रुपया या ये करेंसी क्या होती है। अब बात करते हैं क्रिप्टो करेंसी के बारे में। दोस्तों क्रिप्टो करेंसी एक तरह से पीयर टू पीयर यानी कि एक आदमी से दूसरे आदमी को आपस में जब एक्सचेंज होती है तो उसमें कोई भी मीडिएटर नहीं होता है। जैसे कि हमारी नॉर्मल करेंसी में कोई भी सरकार या कोई भी सेंट्रल बैंक उसकी गारंटी लेता है कि आपको इतना रुपया देना है या इतना रुपया आपको लेना है। क्रिप्टो करेंसी में आप कह सकते हैं कि जो लेने वाला और देने वाला ही उसकी वैल्यू समझता है, जैसे पुराने ज़माने में बार्टर सिस्टम में होता था। तो उसी तरीके से लेने वाला और देने वाले को उसकी वैल्यू पता है, और लेने वाले और देने वाले के बीच में कोई भी बीच का मीडिएटर या कोई भी गारंटर नहीं होता है। तो क्रिप्टो करेंसी का एक्चुअल में जो एक तरह से जो हमारी दुनिया में या जो विश्व में एक एग्जिस्टेंस में आया, वो 2009 में एक संतोषी नाकामोटो नाम के एक आदमी ने एक वाइट पेपर तरीके का रिलीज किया था कि हमें वास्तव में ऐसा करना चाहिए, ऐसी एक करेंसी होनी चाहिए जिसका कंट्रोल हमारे हाथों में, यानी कि जो पब्लिक है उसके हाथों में ही उसका कंट्रोल हो, ना कि किसी भी सरकार या किसी भी एजेंसी के हाथ में। क्योंकि सरकारें तो क्या है, आज की डेट में आप देख रहे हो कि इन्फ्लेशन क्यों बढ़ती है। इन्फ्लेशन इसलिए बढ़ती है क्योंकि मनी की सप्लाई ज़्यादा हो जाती है और मनी जो पैसे की कीमत है वो कम हो जाती है। इसलिए जब लोगों के हाथ में ज़्यादा पैसा आ जाता है तो उस पैसे की कीमत कम हो जाती है। तो आप देखते होंगे अक्सर कि डॉलर का रेट गिर गया या भारतीय रुपए का रेट गिर गया, तो उसको एक काउंटर करने के लिए उस बंदे ने, जो संतोषी नाकामोटो नाम के इस आदमी ने, एक वाइट पेपर जारी किया कि हमें सिविलाइजेशन को ऐसा कुछ करना चाहिए कि जिससे कि हमारी करेंसी का या हमारे पास जो वैल्यू हो वो उसका कंट्रोल हमारे हाथ में हो। तो उसने एक टेक्नोलॉजी इजाद की जिसको ब्लॉकचेन का नाम दिया गया। ब्लॉकचेन एक टेक्नोलॉजी है जिसके तहत उसने क्रिप्टो करेंसी का निर्माण किया, जिसका उसने नाम रखा था बिटकॉइन। बिटकॉइन का निर्माण एक्चुअली में 2009 में संतोषी नाकामोटो नाम के एक बंदे ने किया था, जिसकी वैल्यू पहले जब वो लॉन्च हुआ था 0 थी। आज की डेट में वो 31 लाख रुपए का, आज का रेट उसका 31 लाख रुपए का है, जो कि 62 लाख रुपए तक जा चुका है। तो आप समझते हैं कि ये 0 से 31 लाख क्यों गया, और ये एक्चुअल में क्रिप्टो करेंसी क्या होती है और ये बिटकॉइन क्या है। तो दोस्तों जैसा कि मैंने बताया कि बिटकॉइन का जो आविष्कार है उसको इस संतोषी नाकामोटो नाम के आदमी ने किया था। तो उन्होंने एक कॉन्सेप्ट निकालने की कोशिश की थी कि एक ऐसी एक्सचेंज व्यवस्था बनाई जाए जिसमें कि जो लेने वाला और देने वाला दोनों आपस में डील करें और दोनों आपस में उसकी वैल्यू जानते रहें, परंतु इसमें कोई फ्रॉड ना हो या कोई भी मैनिपुलेशन ना हो। इसलिए उन्होंने ब्लॉकचेन नाम की एक टेक्नोलॉजी ईजाद करी। अब ये ब्लॉकचेन क्या होता है? ब्लॉकचेन एक तरह से ऐसी व्यवस्था होती है जिसमें कि जो एक यूनिट जो एक करेंसी की जो एक यूनिट होती है या किसी भी इंफॉर्मेशन की जो एक यूनिट होती है, वो एक ब्लॉक में इकट्ठा होती है। एक ब्लॉक में उसकी सारी इंफॉर्मेशन होती है। जैसा कि आप कह सकते हैं कि आप मान लीजिए आप जो भी एक महीने में जो आप खर्चा करते हैं या एक साल में जो आप खर्चा करते हैं, आप अपना एक डेट वाइज आप किसी बुक में किसी कॉपी में आप लिखते जाएं, डेली का ट्रांजैक्शन आप लिखते जाएं और करते करते वो पूरी कॉपी भर जाती है। तो ये जो पूरी कॉपी आपने पूरी ट्रांजैक्शन जो लिख के एक भरी, जिसको आप टेक्निकल लैंग्वेज में लेजर बोल सकते हैं, जो कि ट्रांजैक्शन हुई, किसको पैसा लिया, किसको दिया, कहाँ गया, कहाँ नहीं गया, किस डेट में किसको कितना दिया। तो इसको जो आप बुक में अपनी किताब कॉपी में जो आप लिख के इकट्ठा कर लेते हैं, इसको कहते हैं, इसको एक तरह से ब्लॉक कहा जाएगा। यानी कि एक ब्लॉक में एक लेजर बनता है जिसमें उस पूरी ट्रांजैक्शन की डिटेल होती है, तो उसको ब्लॉक बोलते हैं। और उस ब्लॉक को दूसरे ब्लॉक से कनेक्ट करने के लिए एक वायर, एक इंफॉर्मेशन होगा, एक ऐसा कोड होगा जो एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक को कनेक्ट करेगा। अब इसको पूरे प्रक्रिया को ब्लॉकचेन बोला जाता है।
तो दोस्तों इस जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे जब ये कोई जो क्रिप्टो करेंसी होती है इसको और जब जनरेट करने की जो टेक्निक होती है उसको माइनिंग बोलते हैं। तो जो माइनिंग क्या, माइनिंग बेसिकली कोडिंग है, जो बहुत सारे कंप्यूटर्स को लगा के एल्गोरिथम के थ्रू एक कोडिंग की जाती है जिसमें नए नए कोड जनरेट किए जाते हैं। तो जिसको आप बोल सकते हो माइनिंग, यानी कि जहाँ से करेंसी की उत्पत्ति होती है और सारे करेंसी उत्पन्न किए जाते हैं। दुनिया में बहुत सारे जो माइनर हैं, अलग अलग बिटकॉइन के भी माइनर होते हैं और तो उन्होंने अपना एक माइनिंग का एक हब बना रखा है जहाँ से वो माइनिंग करते हैं। और माइनिंग में आपको जानकारी लिए बता दूं कि जहाँ माइनिंग होती है, बिटकॉइन की जो माइनिंग करते हैं उसमें बहुत सारी एनर्जी खर्चा होती है, मतलब बहुत सारे कंप्यूटर लगते हैं। उन कंप्यूटर में जो कोडिंग डिकोडिंग के थ्रू जब ट्रांजैक्शन होती है या जो नया कोड जनरेट होता है उसमें बहुत सारी एनर्जी जनरेट होती है। तो जहाँ बिटकॉइन की उत्पत्ति की जाती है या करेंसी की उत्पत्ति की जाती है या क्रिप्टो करेंसी की, तो वहाँ पे उसको माइनिंग बोलते हैं। अब दोस्तों अब बात करेंगे कि आपने समझ लिया कि ये क्रिप्टो करेंसी क्या होती है। क्रिप्टो करेंसी बेसिकली एक कंप्यूटर जनरेटेड या कह सकते हो एक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के द्वारा जनरेटेड एक कोड है जो कि आपसी लेन देन में काम पाया जाता है, जो कि ना डुप्लीकेट हो सकता है और ना कि उसको चुराया जा सकता है, जिसको क्रिप्टो टेक्नोलॉजी यानी कि जो सिक्योरिटी यानी कि डिसेंट्रलाइज तरह की टेक्नोलॉजी है, जिसमें जो आप कह सकते हो कि एक ऐसी कोडिंग होती है जिसको केवल रिसीवर और जो गिवर और रिसीवर खाली उन्हीं दोनों को पता होता है, बाकी किसी को नहीं पता होता है। अब बात करते हैं कि क्रिप्टो करेंसी में कितने तरीके करेंसी मार्केट में हैं। मार्केट में वैसे आप देखेंगे तो लगभग 5000 तरीके की करेंसी हैं क्रिप्टो करेंसी में, जिसमें से जो मेन करेंसी है, जो सबसे ज़्यादा प्रचलन में चल रही है और सबसे ज़्यादा जो आज की डेट में रिलायबल मानी जा रही है वो बिटकॉइन है, जो कि लगभग आज की डेट में लगभग उसको 13 साल हो गया। 13 साल से बिटकॉइन चल रहा है, जिस पे लोगों का विश्वास है, इसीलिए उसका जो भाव है वो बढ़ता जा रहा है, यानी कि डिमांड ज़्यादा है तो इसलिए उसका भाव भी ज़्यादा है। उसी तरीके की जो 2-4 करेंसियों का नाम है और बताता हूँ आपको, जिसमें से एक करेंसी है इथेरियम, जिसमें से एक करेंसी है डोजीकॉइन। तो ये लगभग 3 करेंसी ऐसी हैं जो कि सबसे ज़्यादा प्रचलन में हैं, बिटकॉइन, इथेरियम और डोजीकॉइन। ये 3 करेंसियां हैं जिस पे आप विश्वास कर सकते हैं। मतलब विश्वास तो क्या, इसका कोई रेगुलेशन नहीं है या कोई भी इस पे कानून नहीं है, तो या कोई भी इसका ऑथेंटिक कुछ भी ऐसा नहीं है, लेकिन आज की डेट में सबसे ज़्यादा मार्केट में ये चल रही हैं, तो आप इनको मान सकते हैं कि ये जो क्रिप्टो करेंसी की सबसे ऑथेंटिक करेंसीज़ हैं। दोस्तों अब आप सोचेंगे कि ये जो क्रिप्टो करेंसी है ये कैसे आपके पास आएगी या कैसे आप खरीदेंगे, कैसे बेचेंगे। तो वैसे तो पहले जो है इस क्रिप्टो करेंसी का एक बहुत क्लोज ग्रुप होता था, वो आपस में लोग क्रिप्टो करेंसी को ट्रांजैक्ट करते थे। लेकिन अब आज की डेट में या पहले से भी जब चूँकि क्रिप्टो करेंसी को बढ़ावा देना था या इसको बिटकॉइन को बढ़ावा देना था, तो इसलिए जो है एक क्रिप्टो करेंसी के एक्सचेंज मार्केट में बहुत सारे आ गए, जिसमें से हिंदुस्तान में भी बहुत सारे जो क्रिप्टो करेंसी के एक्सचेंज हैं वो चल रहे हैं, जिसमें से मैं आपको नाम बता देता हूँ। कुछ क्रिप्टो करेंसी के जो एक्सचेंज हैं जिस पे आप जाके क्रिप्टो करेंसी खरीद या बेच सकते हैं, जिसमें से प्रमुख है वजीरेक्स, कॉइनबेस, जैपपे, कुबेर, कॉइन DCX और यूनोकॉइन। तो ये सब एक्सचेंज हैं जहाँ पे आप सिंपल आप जाइए, अपना KYC अपडेट करिए, बैंक डिटेल डालिए और यहाँ से आप चाहे बिटकॉइन हुआ या चाहे इथेरियम हुआ या बाकी जो करेंसीज हैं वहाँ पे लिस्ट में दिखती हैं, तो आप उसको खरीद या बेच सकते हैं। वैसे मैं आपको खरीदने या बेचने का कोई भी सलाह नहीं दे रहा और मैं एडवाइस भी नहीं करूँगा कि ये आप बिटकॉइन या इस टाइप की जो क्रिप्टो करेंसी हैं इसमें इन्वेस्ट करें, क्योंकि ना इसका हमारे भारत देश में आप अगर मोदी जी का भी अभी कुछ दिन पहले मोदी जी ने बोला था कि ये क्रिप्टो करेंसी इल्लीगल करेंसी है या ये इल्लीगल चीज़ है, इसमें फंसने की ज़रूरत नहीं है। और अभी सेबी ने बोला, RBI ने भी बोला कि ये क्रिप्टो करेंसी ना लीगल टेंडर है और ना इस पर कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। मतलब सरकारें हमें बार बार सजग कर रही हैं कि क्रिप्टो करेंसी के जाल में ना फंसें। ये कभी भी कोई भी फ्रॉड हो सकता है या इसमें आपके पैसे डूब सकते हैं, क्योंकि इसमें फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा है। लेन देन का कोई जो है ऑथेंटिक या कोई रेगुलेटेड अथॉरिटी नहीं है इसकी।
तो अभी जैसे आपने कुछ दिन पहले न्यूज़ में भी सुना होगा कि डायरेक्टर जनरल ऑफ जीएसटी इंटेलिजेंस ने भी जो वजीर एक्स है, वजीर एक्स के ऑफिस पे छापा भी मारा था। उसने जो करेंसी का लेन देन करते थे उस पर उन्होंने जीएसटी या उस पर टैक्सेशन नहीं दिया था। तो ना इस पर टैक्सेशन लॉ क्लियर है, ना इसका कोई माई बाप है या कोई भी इसका जिम्मेदार कोई भी नहीं है। तो एक तरह से वो अनरेगुलेटेड और एक तरह से बिना किसी नियम कानून के ये चला जा रहा है। मतलब दोस्तों आप ये कह सकते हो जैसे कि आप जब शेयर खरीदते हैं तो उसके लिए स्टॉक एक्सचेंज है, या जो है आपके पास करेंसी है उसके लिए आरबीआई है, या आप म्यूचुअल फंड खरीदते हैं उसके लिए भी अथॉरिटी है। परंतु इसमें क्रिप्टो करेंसी में कोई भी किसी टाइप की अथॉरिटी नहीं है, ना लेने वाले का पता है ना देने वाले का पता है। और ना अगर मान लीजिए गलती से आपने क्रिप्टो करेंसी को किसी दूसरे के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया और 1-2 डिजिट इधर उधर हो गई तो आपको कभी पता नहीं लगेगा कि आपने पैसे कहाँ ट्रांसफ़र करे। जैसे नॉर्मल अगर आप बैंक में एनईएफटी करते हैं तो अगर आप कोई भी अकाउंट्स में गलती कर देते हैं अकाउंट में, तो आप बैंक से जाके पता कर सकते हैं कि ये वाला अकाउंट किसका है, उसका अकाउंट फ्रीज करके पैसे को रिकवरी की जा सकती है। परंतु क्रिप्टो करेंसी या बिटकॉइन में ऐसा कुछ भी आप नहीं कर सकते, पैसा गया तो गया। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये बेसिकली ये क्रिप्टो करेंसी क्या होती है या ये बिटकॉइन क्या है, तो मैं आपको यही सलाह दूंगा कि इसमें इन्वेस्ट करने से पहले एक बार ज़रूर सोचें। अगर आप केवल सट्टेबाजी करना चाहते हैं, यानी कि आप अगर खाली जुआ ही खेलना चाहते हैं, तो जुआ खेलने के लिए बहुत सारे जिस तरह से तरीके हैं, लॉटरी है या कसिनो है या घुड़सवारी में लोग पैसे लगाते हैं, उसी तरीके से आप इसको भी मान सकते हैं। परंतु अगर आप इसको एक ऐसा इन्वेस्टमेंट का एवेन्यू मान रहे हैं तो आप इससे बचें। और इसके अलावा बहुत सारे और तरीके हैं इन्वेस्टमेंट करने के, चाहे आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं या शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्ट कर सकते हैं हम। तो जिसका कोई रेगुलेशन है या जिसकी कोई अथॉरिटी है जिसको आप पकड़ सकते हैं, अगर आपके साथ कुछ गलत होता है तो आप उसके पीछे जाके आप अपने इन्वेस्टमेंट की रिकवरी कर सकते हैं, या आपको कम से कम इतना संतोष तो होगा कि आपके साथ किसी ने फ्रॉड कर लिया। तो दोस्तों बिटकॉइन बहुत बड़ा टॉपिक है या क्रिप्टो करेंसी बहुत बड़ा टॉपिक है। इसके बारे में और हम जिस तरीके से बाज़ार में डेवलपमेंट होता रहेगा उसी तरीके से हम आपको और इस पे इंफॉर्मेशन देते रहेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।